हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बड़ा दुख की बात है कि हम आप लोग को वीडियो नहीं दे पा रहे थे। आपको कारण बेशक पता है क्यों, लेकिन हम किसी न किसी माध्यम से आप लोग को वीडियो देने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये बता देते हैं हम लोग क्या करने जा रहे हैं आज। तो आज 9th क्लास, सही सुना आपने, 9th क्लास की चैप्टर नंबर 1 गति लेके आए हैं। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 गति में हम लोग पढ़ेंगे मोशन, मतलब गति मतलब मोशन। तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि मोशन क्या होता है। तो मोशन पता होने के लिए गति पता होना चाहिए, तो हमको गति के परिभाषा पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं मोशन। तो मोशन पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा किनारे हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग को दिखने लगेगा। चलिए, गति, ठीक है। गति, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलता रहता है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। ठीक है, यदि हम लोग की कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो कभी ना कभी तो विरामावस्था में रहेगी। तो थोड़ा एक आध हम लोग गति की अवस्था में उदाहरण देख लेते हैं, गति की अवस्था का उदाहरण देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या आते हैं, विरामावस्था में आते हैं। तो चलिए हम लोग गति की अवस्था में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले गति मतलब चलती हुई रेलगाड़ी क्या है, गति की अवस्था में है, क्योंकि चल रही है वो। ठीक है, अब हमारी पृथ्वी है वो भी चल रही है, मतलब जो भी चल रही है जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो क्या है, गति की अवस्था में है। तो इसी जब ये कोई वस्तु जैसे चलती हुई कार गति की अवस्था में है, तो हम लोग देख लेते हैं गति की अवस्था, तो आप लोग समझ गए। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि विरामावस्था क्या होती है, रेस्ट क्या होता है। क्योंकि कोई वस्तु चलती है तो रुकती भी है, तो रुकती है तो विरामावस्था आती है। तो विरामावस्था किसे कहते हैं, हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, डेफिनेशन सेम वही बोलेंगे जो आप लोग सुन रहे हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो वह वस्तु विरामावस्था में होती है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मेज है, मेज पे अगर मैं कोई पेन रख दूं तो वह वस्तु क्या होगी, विरामा में होगी, विराम अवस्था में होगी। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बाद आ जाते हैं गति के प्रकार के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। तो गति के प्रकार में हम लोग देखेंगे कि पहला, गति के प्रकार में पहला क्या है, पहला है रेखीय गति, या हम लोग रैखिक गति भी कहते हैं, या इसका एक और नाम है रेखीय गति। इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए, यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है, यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है तो उसको रैखिक या रेखीय या रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ट्रेन है, सीधी रेखा में चलती है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रैखिक गति कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, या रेखीय गति कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, सीधी रेखा में अगर गति कर रहे हैं तो क्या कहलाएगी, रैखिक गति कहलाएगी। चलिए हम इसके बाद आते हैं वृत्तीय गति में। ठीक है, वृत्तीय गति या वक्र रेखीय गति भी बहुत जगह लिखा रहता है। तो चलिए देखते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसको वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति हमारी होती क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं पृथ्वी क्या करती है, हमारी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो सूर्य के जब चक्कर लगाती है तो हम क्या कह सकते हैं, तो ये जो गति होती है
वो होती है वृत्तीय गति, क्योंकि सूर्य हमारा बीच में रहता है और पृथ्वी घूमती रहती है। इसी प्रकार जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है उसके चंद्रमा चारों ओर गति करता है, तो उसको हम लोग भी कह सकते हैं कि ये जो गति है वो क्या है, वृत्तीय गति है। चलिए हम लोग इसी से रिलेटेड एक आते हैं घूर्णन गति पे। इसका नेक्स्ट जो है गति के प्रकार में है घूर्णन गति। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा है घूर्णन गति। देखिए मैं घूर्णन गति बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि वृत्तीय गति और घूर्णन गति में बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को, तो मैं बहुत अच्छे से बनाता हूँ। यदि कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो ऐसी गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे आप बचपन में खूब लट्टू चलाए होंगे, तो लट्टू क्या होता है, हम लोग ऐसे घुमा दिए और एक ही जगह से वो घूमता रहता अपनी जगह पे घूमता रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, घूर्णन गति कहते हैं। तो घूर्णन गति आप लोग नहीं भूल पाएंगे अब। और एग्जांपल लिया जाए तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती रहती है, तो ये क्या है, ये घूर्णन गति का उदाहरण है। चलिए हम लोग और देखते हैं। चलिए आगे है दोलन गति। दोलन गति, यदि कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर इधर उधर गति करता है तो ऐसी गति को दोलन गति कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखें तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सबसे अच्छा और सबसे फेमस उदाहरण है घड़ी। घड़ी का जो पेंडुलम होता है, ठीक है, घड़ी होगी आपके घर में, आप देखिएगा घड़ी में एक पेंडुलम होता है, कुछ कुछ घड़ी में नहीं होता, लेकिन पुराने ज़माने की जो घड़ी थी उसमें होता था, या बहुत सी अभी भी फैशनेबल जो अच्छी घड़ी आती हैं उसमें रहता है, तो बीच में रहता है और ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं पेंडुलम कहते हैं। और ये क्या इसकी गति जो होती है वो क्या होती है, दोलन गति होती है। और बहुत अच्छा उदाहरण है, आप लोग सब लोग जितने भी होंगे बच्चे हमारे 9th क्लास से, तो वो मेला जरूर गए होंगे। तो मेला में गए होंगे तो कभी ना कभी आप लोग नाव का झूला झूले होंगे। तो नाव वाला जो झूला होता है क्या होता है, वो ऐसे ऐसे झूलता रहता है, तो ये किस प्रकार की गति होती है, वो क्या कहती है, वो दोलन गति होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आगे है आवृत्ति गति। आवृत्ति गति क्या होती है, परिभाषा देखते हैं। यदि कोई वस्तु गति करते हुए अपनी गति पथ को दोहराती है, यदि कोई वस्तु गति करते हुए अपनी गति पथ को दोहराती है तो ऐसी गति को आवृत्ति गति कहते हैं। आपने अभी घड़ी का बात कही, घड़ी जो सुई होती है वो क्या होती है, एक निश्चित समय के बाद क्या होती है, अपनी गति को क्या होती है, दोहराती है। ठीक है, तो दोहराती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति गति कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति को कहते हैं, प्रक्षेप गति क्या होती है, यदि किसी पिंड को कुछ प्रारंभिक वेग देकर फेंका जाता है, यदि किसी वस्तु को कुछ प्रारंभिक वेग देकर फेंका जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण, तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण वो परवलयाकार पथ पर गति करने लगता है। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, आवृत्ति। ऐसी गति को क्या कहते हैं, ऐसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, ये जो परवलयाकार गति होती है उसे ही क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। अब प्रक्षेप गति का उदाहरण देखा जाए तो प्रक्षेप गति, जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलते हैं तो क्या कहते हैं, किक मारते हैं, तो किक में हमने क्या किया, कुछ प्रारंभिक वेग देकर मार दिया, उसके बाद क्या हुआ, वो क्या, वो उड़ते हुए गई और वो नीचे गिरी। तो ऐसे जो परवलयाकार आकृति लेता है उसे क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। चलिए अगला है अनियमित गति। यदि कोई वस्तु, अनियमित गति, यदि कोई वस्तु गति करते हुए अपनी दिशा को
निरंतर बदलती रहती है तो ऐसी गति को अनियमित गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु गति करते हुए अपनी दिशा को निरंतर बदलती रहती है तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? अनियमित गति कहते हैं। जैसे एक फूल है, फूल के ऊपर भंवरा घूमता रहता है, तितलियां घूमती रहती हैं, उसकी दिशा क्या होती है? लगातार बदलती रहती है, तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? अनियमित गति कहते हैं। तो आप लोग को मैंने बहुत से गति के प्रकार बताया, इतने एनसीईआरटी में है भी नहीं, तो आप लोग को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए हम लोग पूरा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती है, सदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वो क्या कहलाती है? अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां मतलब अदिश मतलब दिशा नहीं, ठीक है। इसके उदाहरण बहुत से हैं, समय, दूरी, ठीक है, इसी तरह बहुत से उदाहरण हैं। चलिए हम लोग और देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सदिश राशि। वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती हैं। चलिए हम लोग इसके उदाहरण देखते रहेंगे बहुत से, जैसे आप लोग विस्थापन कह सकते हैं, सदिश है, तो हम लोग बहुत से उदाहरण देख सकते हैं। लेकिन हम लोग जब दूरी, विस्थापन, समय, ताप मतलब त्वरण, ये सब जब पढ़ेंगे तब हम लोग बता सकेंगे कि कौन सी सदिश है, कौन सी अदिश है, वहाँ ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यदि हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर कर दें अपना तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये पता कर लेते हैं हम लोग पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा। यदि आप लोग ने डायरेक्ट पार्ट 2 वीडियो खोला है तो आपको ये पता होना चाहिए हम लोग ने क्या क्या मिस कर दिया है। तो चलिए हम लोग एक मिनट ये डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, फिजिक्स का। वैसे तो आप लोग का 8वां चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन हम लोग फिजिक्स देखें तो फिजिक्स का हम लोग का पहला चैप्टर है मोशन। चलिए हम लोग मोशन पे आते हैं। तो मोशन में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे गति। गति में हम लोग क्या पढ़े थे? गति किसे कहते हैं? गत्यावस्था पढ़े थे पहले, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़े थे विराम अवस्था, रेस्ट क्या होता है। फिर इसके बाद पढ़े थे गति के प्रकार। गति के प्रकार में पहला पढ़े थे रैखिक गति। रैखिक गति क्या होती है? यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करता है तो रैखिक गति होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे वृत्ति गति। वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वृत्ति गति, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़े थे हम लोग घूर्णन गति। यदि कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः चारों ओर घूमता है तो वो क्या होती है? घूर्णन गति होती है। इसके बाद पढ़े थे दोलन गति। यदि कोई वस्तु माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो इसको कहते हैं दोलन गति, ठीक है। इसके बाद आवृत्ति गति। आवृत्ति गति, जब कोई वस्तु अपनी गति पथ को दोहराती है तो उसको कहते हैं आवृत्ति गति। इसके बाद पढ़े थे प्रक्षेप गति। यदि किसी वस्तु को कुछ प्रारंभिक वेग देकर फेंका जाता है तो हमारी वो गति परवलयाकार रूप में गति करता है, तो परवलयाकार गति क्या थी? प्रक्षेप गति थी, ठीक है। इसके बाद अनियमित गति। यदि कोई वस्तु अपनी गति को निरंतर बदलता रहता है तो उसको अनियमित गति कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे अदिश राशियां, सदिश राशियां। परिमाण तथा दिशा दोनों हो तो वो सदिश राशियां, सिर्फ परिमाण हो तो वो अदिश राशियां। चलिए हम लोग अब आगे आते हैं हमारे पार्ट 2 पे, जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पार्ट 2 में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो अदिश राशियां, सदिश राशियां हम पढ़े थे, उसमें पहला चीज हम लोग परिमाण की बात किए थे। लेकिन हम लोग आपको ये नहीं बताए थे बिल्कुल भी परिमाण होता क्या है। तो हम आज आप लोग को बताने जा रहे हैं परिमाण क्या होता है। तो परिमाण क्या होता है? किसी वस्तु के संख्यात्मक मान जो होता है वो परिमाण होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग का यहाँ पार्ट 2 का पहला टॉपिक है दूरी, ठीक है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा किनारे हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इतने में आप लोग डेफिनेशन देख लेंगे।
चलिए हम लोग पहली डिफिनेशन पे आते हैं, दूरी। ठीक है, दूरी क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी को समझने के लिए यहाँ पर रुकते हैं, बोर्ड आपके सामने आ रहा होगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि दूरी क्या हो रहा है? पथ की लंबाई। जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ पर गए तो यहाँ क्या हो गया? जैसे ये 10 गए, 10 क्या गएंगे? मीटर जाएंगे, किलोमीटर जाएंगे, सेंटीमीटर जाएंगे, तो 10 किलोमीटर गए। तो ये 10 किलोमीटर क्या है? दूरी है। ठीक है, दूरी हमारी ऐसी सीधा सीधा नहीं होती। हम लोग जिस भी रास्ते पर चलेंगे वो हमारी दूरी होगी। जैसे हम लोग यहाँ पर पहले 10 किलोमीटर ऐसे गए, फिर 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 10 किलोमीटर ऐसे गए। ठीक है, तो दूरी हमको काउंट करनी होगी। तो हम लोग यहाँ ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर पूरा काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं इसके बाद विस्थापन पर। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को समझने के लिए सबसे पहले हमको दूरी का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। डिस्टेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हम लोग को डिस्टेंस पता चल चुका है। चलिए हम लोग आते हैं विस्थापन पे। आप लोग के सामने डिफिनेशन आ जाएगी। चलिए हम लोग आते हैं विस्थापन पे। किन्हीं दो बिंदुओं की बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ भी दूरी है, वहां भी दूरी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? विस्थापन और दूरी में। हम लोग चलिए अपने बोर्ड पे आते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं विस्थापन को। विस्थापन को समझने के लिए सबसे पहले हमको दूरी पता होना चाहिए। दूरी हमारी कैसे होगी? जैसे इस बिंदु से हम लोग चलना स्टार्ट किए तो यहाँ से अगर यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो ये सब क्या होगी? ये सब हमारी दूरी में काउंट होगी। लेकिन ये जो न्यूनतम दूरी है, सबसे कम दूरी है, उसको कहेंगे विस्थापन। दूरी का मात्रक भी मीटर होता है और विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। लेकिन बस इतना सा अंतर होता है कि दूरी हमारी जिस भी पथ पर चलती है वो दूरी कहलाती है, लेकिन जो न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन होता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे हम वृत्त लें। ठीक है, अगर हम वृत्त लें और वृत्त पर हम लोग चलना स्टार्ट कर दें तो जो उसकी परिधि होती है वो उसकी क्या होती है? दूरी होती है। ठीक है, जितनी बार चक्कर लगाएगा, एक बार चक्कर लगाएगा तो ये अपनी परिधि के अनुसार चक्कर लगाएगा। लेकिन हमारा जो विस्थापन है, एक चक्कर अगर पूरा कर लिया, जिस बिंदु से चलना स्टार्ट किया था उसी बिंदु पे अगर पहुंच गया तो विस्थापन हमारा शून्य हो गया। तो आप लोग समझ गए, विस्थापन हमारा शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी हमारी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ बिंदु ए से यहाँ पर 24 किलोमीटर चलते हैं, या 24 मीटर आप लोग किसी में भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद 7 मीटर चलते हैं, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं जो न्यूनतम दूरी है वो हमारी क्या होगी? न्यूनतम दूरी हमारी 25 होगी। ये कैसे निकाला मैंने? ऐसे निकाला कि 24 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 576 होता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर करें तो 49 होता है। अगर मैं 24 के स्क्वायर 576 और 7 के स्क्वायर 49 को जोड़ दूं तो क्या आएगा? हमारा आएगा 625। और 625 का जैसे ही मैं अंडर रूट करूँगा तो हमारा ये आ जाता है 25। और इसी को हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट भी कहते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो विस्थापन हमारा शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी हमारी शून्य नहीं हो सकती। चलिए हम लोग अगर ये समझ गए हैं, चलिए हम लोग इसके बाद समझते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दूरी और विस्थापन में अंतर। उम्मीद है आप लोग को दूरी और विस्थापन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दूरी और विस्थापन के अंतर पर। तो दूरी और विस्थापन को समझने के लिए हम लोग का सबसे पहला पॉइंट होगा, जैसे हम लोग दूरी बोल रहे हैं तो दूरी की परिभाषा, और विस्थापन बोल रहे हैं तो विस्थापन की परिभाषा।
चलिए हम लोग यहाँ पर एक साइड लिखते हैं दूरी और दूसरी साइड लिखते हैं विस्थापन। दूरी की आपकी क्या परिभाषा होती है? यदि कोई गतिमान वस्तु द्वारा यदि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। इसी प्रकार विस्थापन की देखते हैं तो किन्हीं दो बिंदुओं की बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, और विस्थापन हमारी सदिश राशि है। अब जब आप लोग को हम बताए थे अदिश राशियां सदिश राशियां, मैंने कहा उस समय हम एग्जाम्पल दे देंगे, आप लोग को समझ नहीं आएगा। लेकिन आप लोग इस समय हम बता रहे हैं कि दूरी अदिश राशि है, तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे क्यों। क्योंकि दूरी मतलब हम जिस भी पथ पर चलेंगे तो हमारी वो क्या होती है? दूरी होती है। लेकिन जो विस्थापन होता है उसके लिए दिशा की जरूरत होती है, या जो भी है, हम लोग जो न्यूनतम दूरी है उसको पता करने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता जरूर होती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है। दूरी हमेशा हमारी क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर मैं विस्थापन की बात करूं, हमारा जो विस्थापन वाला पॉइंट है, विस्थापन में क्या लिखेंगे? क्योंकि हमारी ये धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन हमारा धनात्मक हो ये जरूरी नहीं, ये ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पॉइंट थे दूरी और विस्थापन के अंतर के। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो हम लोग चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक समान गति। तो एक समान गति को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हम लोग एक समान गति पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे हम लोग की गति होती है, तो गति हमारी कभी क्या होती है? समान समय में समान दूरी तय करती है, यदि या कभी होती है समान समय में असमान दूरी तय करती है। तो हम लोग की दो तरीके की गति इस समय बनती है। ठीक है, एक होती है एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं यूनिफॉर्म मोशन पे। तो हम लोग किनारे हो जाते हैं, आप लोगों को यहाँ पर डिफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति। चलिए, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो वह वस्तु की एक समान गति कहलाती है। ठीक है, एक समान गति कहलाती है। तो एक समान गति हम लोग समझ गए कि यदि वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो एक समान गति कहलाती है। जैसे पहले 10 किलोमीटर गए, फिर 10 किलोमीटर गए, फिर 10 किलोमीटर गए, तो ऐसी गति क्या होती है? एक समान गति होती है। तो इसका ग्राफ हम लोग को बनाना आना चाहिए। तो ग्राफ को हम लोग समझने के लिए चलिए हम लोग अपने बोर्ड पे आते हैं। चलिए, एक समान गति को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को दूरी समय ग्राफ की आवश्यकता होगी। तो हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं, दूरी समय ग्राफ। तो यहाँ लिख देते हैं समय और यहाँ लिख देते हैं दूरी। ठीक है, तो ये आप लोग की दूरी हो गई। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग एकदम सीधा चलते हैं, मतलब पहले हम लोग क्या करते हैं? 10 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर 10 किलोमीटर चलते हैं, फिर यहाँ पर 10 किलोमीटर चलते हैं, फिर यहाँ पर 10 किलोमीटर चलते हैं। यदि हम लोग समान समय में समान दूरी तय करते हैं, मतलब हम लोग अपनी दूरी नहीं बदल रहे हैं, तो ऐसी गति को क्या कहेंगे? ऐसी गति को एक समान गति कहेंगे। इस तरह हम लोग चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर ऐसे हम लोग यहाँ से भी ऐसे करके चित्र बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोग बीच से ही चित्र बनाइए। ठीक है, चलिए हम लोग इसको समझ चुके हैं। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक असमान गति पर आते हैं। उम्मीद है आप लोग को एक समान गति समझ में आ गई होगी। तो एक समान गति समझने के बाद हम लोग को पता करना है असमान गति। तो हम लोग की असमान गति की परिभाषा आप लोग के सामने शो होने लगेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करता है तो यह वस्तु की
असमान गति कहलाती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। चलिए हम लोग इसको समझने के लिए इसका ग्राफ देखना जरूरी है, तो ग्राफ हम लोग देखेंगे अपने बोर्ड पर। चलिए हम लोग असमान गति को समझने के लिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। क्या? दूरी समय ग्राफ। हम लोग क्या कर लेते हैं? दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ में यदि हम लोग पहले 10 किलोमीटर चलते हैं, फिर 5 किलोमीटर चलते हैं, फिर 2 किलोमीटर चलते हैं, या हम लोग की दूरी बदल रही है, यहाँ पर हम लोग की दूरी बदल रही है, तो ऐसे जैसे हम लोग यहाँ पर ऐसे गए 10 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर ऐसे हम लोग जाते हैं, तो हमारी क्या होती है? असमान गति होती है। चलिए और ग्राफ बना लेते हैं। यदि हमारा ऐसे ग्राफ में ऐसे जाए तो भी हम लोग कह सकते हैं ये क्या है? असमान गति है। या हम लोग का ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे हमारे ग्राफ में ऐसे हमारा हो, तो ये सब क्या है? असमान गति है। ठीक है, आपको असमान गति समझ में आ गया। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उम्मीद है आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दीजिए, मतलब अधिक से अधिक लाइक करिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो वहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो पार्ट 3 वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे चाल किसे कहते हैं। चलिए हम लोग का पहला टॉपिक क्या है? चाल किसे कहते हैं। ठीक है, इसको बताने के लिए हम थोड़ा सा किनारे हो जाते हैं और आप लोग को बगल में डेफिनेशन आने लगेगी। चलिए चाल देखते हैं। चाल किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चलिए चाल के फॉर्मूले की बात किया जाए तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब हमने बात की, जो डेफिनेशन हमने परिभाषा दी, एकांक समय में चली गई दूरी। अब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यदि मैं समय को 1 सेकंड मान लूँ, ठीक है, एकांक समय मतलब 1 सेकंड मान लूँ, तो हमारी जो चाल होगी वो दूरी के क्या होगी? बराबर हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं 1 सेकंड में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। हम लोग इस प्रकार की परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसके मात्रक की। चाल का मात्रक क्या होता है? तो एमकेएस या एसआई पद्धति में मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड होता है। अब एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति क्या होती है? जैसे हम लोग जब लंबाई को हम मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं तो हम कह सकते हैं कि एमकेएस पद्धति में मात्रक है। ठीक है, ये होती है एमकेएस। एसआई पद्धति हमारी अंतरराष्ट्रीय होती है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बाद आते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं अदिश सदिश की, तो ये अदिश राशि है, सदिश राशि है, पता कर लेते हैं। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि दूरी हमारी अदिश राशि है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि दूरी हमारी अदिश राशि है और दूरी से ही हमारी चाल बनती है, तो हमारी चाल भी क्या होगी? एक अदिश राशि होगी, क्योंकि हम लोग 1 सेकंड में चली गई दूरी निकाल रहे हैं। लेकिन ये दिशा की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि 1 सेकंड की दूरी उत्तर में दें, 1 सेकंड की दूरी पश्चिम में चलेगी, ये बताइए। तो हमको यहाँ पर दिशा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल अच्छे से कह सकते हैं यहाँ पर हमको दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, कुछ चीज़ें जाननी है हमको कि हमारा जो मीटर प्रति सेकंड है उसमें कभी किलोमीटर प्रति घंटा में दे देती है स्पीड और कभी मीटर प्रति सेकंड में देती है। तो इससे बड़ी हमको समस्या हो सकती है। तो इससे हम लोग बचने के लिए क्या करते हैं, इसमें परिवर्तन क्या होगा वो देख लेते हैं कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। तो इसको देखने के लिए हम लोग चलिए आते हैं अपने बोर्ड पर। चलिए हम लोग सीख लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। तो सबसे पहले हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं
किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको मैं किलोमीटर का किलो हटाऊंगा तो यहाँ पर 1000 लिखूंगा, ठीक है, मीटर। और यहाँ पर घंटे को अगर h को हम सेकंड में बदलेंगे, घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो यहाँ 3600 सेकंड लिखेंगे। अगर मैं इसको काट पीट डालूँ तो ऊपर आएगा 5 और नीचे आएगा 18। तो हमको एक इक्वेशन मिली, एक समीकरण मिला, किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। इस इक्वेशन को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, हम सारा खेल इसी में खेलेंगे, ठीक है। आप इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखिए। तो ये इक्वेशन को मैं 1 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए हम लोग का क्या आया, किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या आया, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आया, एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, एक इक्वेशन, ठीक है। इसी से हम दोनों बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग को अब समझना है कि हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में। एक तरफ हम लोग लिख लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी तरफ लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड। अब हम लोग खेलेंगे थोड़ा सा खेल। समझिए कि हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। अब देखिए, अगर हमको इन दोनों को बराबर करना है, अगर इन दोनों को बराबर करना है तो यहाँ पर हमको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही हम गुणा करेंगे वैसे ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम मीटर प्रति सेकंड को 5/18 से गुणा कर दें, मीटर प्रति सेकंड को 5/18 से गुणा कर दें तो हमारा बदल जाता है किलोमीटर प्रति घंटा में। यदि हम मीटर प्रति सेकंड को 5/18 से गुणा कर देते हैं तो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता है। और यहीं पर दूसरी चीज़ देखें, अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा को 18/5 से गुणा कर दें तो हमारा कन्वर्ट हो जाता है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे ही किलो का के हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 आएगा और 36 का क्या आएगा, 18 आएगा। और यहाँ पर जैसे ही ये 5/18 आएगा और ये देखिए इससे कट आएगा, इसका मतलब ये सिर्फ मीटर प्रति सेकंड बदलेगा, सिर्फ मीटर प्रति सेकंड बचा रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मीटर प्रति सेकंड बचा रह जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कब 5/18 से गुणा किया जाता है, कब 18/5 से गुणा किया जाता है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे आते हैं एक समान चाल पर। चलिए अब हम लोग देखेंगे गति के प्रकार पर। गति के प्रकार में सबसे पहला है एक समान चल। परिभाषा आप लोग के सामने आ रही होगी। यदि किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय करता है तो वह वस्तु की एक समान चाल कहलाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, आप लोग को दिख रहा होगा असमान चाल। यदि कोई वस्तु समान समय, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी तय नहीं करता है तो वह वस्तु की असमान चाल कहलाती है। तो वह वस्तु की असमान चाल कहलाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा औसत चाल। किसी गतिमान वस्तु द्वारा
तय की गई कुल दूरी तथा उसको तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि कुल समय को हम लोग 1 मान लें तो हम लोग को ये भी कह सकते हैं एकांक समय में चली गई कुल दूरी, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है तात्क्षणिक चाल पे। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी विशेष समय पे निकाली गई चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी विशेष समय में निकाली गई चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। चलिए, ये हम लोग का चाल पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं वेग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उम्मीद है आप लोग को चाल और चाल के प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्पीड किसे कहते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हमारा है वेलोसिटी, वेग। वेग किसे कहते हैं? तो वेग को आप समझने के लिए हम लोग यहाँ पर आपको परिभाषा दिखा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए परिभाषा। वेग किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अब आप लोग जान गए कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। उम्मीद है आपको परिभाषा याद हो जाएगी। यदि नहीं याद होती मैं इसके बारे में और कुछ बताता हूँ। चलिए इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्योंकि अभी हमने बात की एकांक समय में हुए विस्थापन, मतलब हम समय को 1 सेकंड मान लें। यदि हम लोग समय को 1 सेकंड मान लें तो हम कह सकते हैं हमारा जो विस्थापन है वो हमारा वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, वेग के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1 सेकंड में हुए विस्थापन को। और विस्थापन आप जानते हैं कि विस्थापन में हमारे दिशा होती है। ठीक है, विस्थापन में हमारे दिशा होती है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यह एक सदिश राशि है। वेग हमारी एक सदिश राशि है। जैसे हमारा चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, यहाँ पर वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि विस्थापन भी हमारा मीटर ही में नापा जाता है। तो हम लोग बिल्कुल अच्छे से कह सकते हैं कि विस्थापन हमारा सदिश राशि है, तो वेग भी हमारा सदिश राशि है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो हम लोग बात करते हैं अब वेग के प्रकार के बारे में। तो अब हम लोग बात करेंगे वेग के प्रकार के बारे में। ठीक है, चलिए वेग के प्रकार में पहला प्रकार आता है एक समान वेग। ठीक है, एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसको समझने के लिए आप लोग जानते हैं कि हम लोग गति जब पढ़े थे समान समय में समान दूरी तय किए थे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वही चीज़ है। यदि किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में समान विस्थापन होता है, यदि किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में समान विस्थापन होता है, तो हम यह कह सकते हैं समान वह वस्तु की एक समान वेग है। ठीक है, ये एक समान वेग की बात हो गई। अब दूसरा हमारा है असमान वेग। यदि किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में समान विस्थापन नहीं होता है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह वस्तु की असमान वेग है। ठीक है, यदि किसी वस्तु में समान समय में समान विस्थापन नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये असमान वेग है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं औसत वेग की। अगला है औसत वेग। किसी गतिमान वस्तु में हुए कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु में हुए कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। तो आपको औसत वेग समझ में आ गया होगा। औसत वेग बराबर होता है कुल दूरी बटे
कुल समय। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, अगला जो हमारा है ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग की परिभाषा आपके सामने आ रही होगी। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी विशेष समय में निकाला गया वेग, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी विशेष समय में निकाला गया वेग ही ताक्षणिक वेग कहलाता है। क्योंकि विशेष समय में हम निकालते हैं इसलिए ताक्षणिक वेग कहते हैं। चलिए, हमको लगता है आपको वेग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक आप लोग ने वेग पढ़ लिया, चाल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे, हम लोग को चाल और वेग में अंतर बताना है। ठीक है, चाल, ठीक है, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा वेग। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? पहले हम लोग चाल का देख लेते हैं। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग चाल की बात करते हैं। चाल हमारी अदिश राशि होती है, और इसी में वेग की बात की जाए तो वेग हमारी सदिश राशि होती है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इतना अंतर चाल और वेग में काफी है। हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले जानते हैं त्वरण किसे कहते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? त्वरण। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को समझने के लिए आप लोग ये समझिए कि आपने कभी ना कभी गाड़ी तो चलाई होगी। ठीक है, बाइक आपने चलाया, उसमें एक स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, स्पीड नापने वाला दिखाता है ना, ये स्पीड चल रही है वगैरह वगैरह। तो इसमें हम लोग जब इसको तेज चलाना रहता है गाड़ी कोई भी, तो हम लोग ऐसे बाइक पकड़ते हैं और ये वाला चीज एकदम घसीट देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलेरेटर। ठीक है, एक्सेलेरेटर कहते हैं, ऐसे कि घुमा रहे हैं। ठीक है, उसी से यही हमारा क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है, यही हमारा त्वरण है। ठीक है, त्वरण आप लोग को समझ में आ गया। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं त्वरण की परिभाषा की। ठीक है, तो आप लोग के सामने त्वरण की परिभाषा हो रही होगी। किसी गतिमान वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। किसी गतिमान वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे हम लोग हर बार डिफिनेशन दे रहे थे, एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को भी हम लोग त्वरण कह सकते हैं। ठीक है, और आप लोग को बताएं कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, या समय लिख सकते हैं, समय अंतराल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। यह एक अदिश राशि है, सदिश राशि आप लोग जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं वेग की। वेग हम लोग जानते हैं कि सदिश राशि, और वेग से ही हमारा त्वरण बन रहा है। ये हमेशा सही नहीं होता है कि आपको जिससे बने वो मतलब सदिश है, तो जिससे ये बनी ये भी सदिश होगी, तो ऐसा जरूरी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आप लोग को एकदम परफेक्ट अच्छे से आ रहा है कि हमारा क्योंकि वेग सदिश है तो यहाँ पर त्वरण भी सदिश हो जाता है। तो इसको याद करने में बहुत आसान रहता है। ठीक है, विस्थापन से वेग बना तो ये भी सदिश, वेग से त्वरण बना तो ये भी सदिश। तो ये सब याद करने के लिए बहुत अच्छे से होता है कि सदिश राशि, अदिश राशियां, क्योंकि वहां पर हमने एग्जाम्पल नहीं दिया था, इसलिए हर चीज में सदिश अदिश अच्छे से बता रहे हैं कि सबको आपको समझ में आता रहे। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से उम्मीद में समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग इतना बात कर चुके हैं फॉर्मूले की और इसकी, तो इसका मात्रक क्या होता है त्वरण का? तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को ग्रीन बोर्ड की आवश्यकता होगी। तो हम लोग आते हैं अपने ग्रीन बोर्ड पर। दोस्तों, अभी मैंने क्या बताया? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे
समय अंतराल। तो इसमें हम लोग क्या करें, वेग को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वेग को ए से दिखाते हैं। अभी तक मैं किसी वीडियो में ये नहीं बताया कौन सी चीज़ को किससे प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आप जानते होंगे, नहीं जानते तो हम जैसे जैसे यूज़ करेंगे, क्वेश्चन करेंगे या एक वीडियो में लाइव आएंगे तब बता देंगे। चलिए, इसमें वेग परिवर्तन कैसे निकालते हैं। यदि हम लोग कोई वेग से चल रहे हैं, जैसे 10 किलोमीटर चल रहे हैं, फिर 20 किलोमीटर आ गया, तो परिवर्तन कैसे निकालेंगे, बाद वाले में से पहले वाले में घटा देंगे। तो जो बाद का वेग होता है उसे हम लोग अंतिम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतिम वेग। और जो पहले का वेग होता है उसे प्रारंभिक वेग कहते हैं। अंतिम वेग को लिखते हैं v से और प्रारंभिक वेग को लिखते हैं u से। ठीक है, बटे हमारा समय अंतराल मतलब t होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं, a बराबर क्या होता है। अभी आपने देखा कि v माइनस u बाई टी। अगर मैं इसको ऊपर भेज दूं तो क्या होगा, AT बराबर v माइनस u। ठीक है, अगर मैं इसको पक्षांतर कर दूं तो क्या होगा, v बराबर u प्लस AT। और यही हमारा क्या है, गति का पहला समीकरण है। इसको और अच्छे से बताएंगे जब हम आगे वाले पार्ट में वीडियो लेके आएंगे। चलिए हम लोग समझते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग त्वरण का फॉर्मूला कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, समय या समय अंतराल। ठीक है, आप जानते हैं। इसके बाद आप जानिए कि त्वरण को हम क्या लिखते हैं, ए। और वेग परिवर्तन मतलब यहाँ पर क्या होगा, वेग परिवर्तन मतलब वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इधर समय का सेकंड। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर भेज दूं तो क्या होगा, ये इधर चला आएगा, इंटू हो जाएगा। ठीक है, ये इंटू हो जाएगा तो एक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक त्वरण के प्रकार पर रहते हैं। उम्मीद है आप लोग को त्वरण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं त्वरण के प्रकार के बारे में। ठीक है, जैसा हम लोग ने चाल का प्रकार पढ़ा था और वेग का प्रकार पढ़ा था, इसी प्रकार हम लोग पढ़ लेते हैं त्वरण का प्रकार। ठीक है, चलिए हम लोग त्वरण के प्रकार में सबसे पहले देखेंगे कि एक समान त्वरण क्या होता है। परिभाषा आप लोग के सामने आ रही होगी। यदि किसी गतिमान वस्तु में समान समय में समान वेग परिवर्तन होता है, यदि किसी गतिमान वस्तु में समान समय में समान वेग परिवर्तन होता है तो वह वस्तु का एक समान त्वरण कहलाता है। यदि किसी गतिमान वस्तु में समान समय में समान वेग परिवर्तन होता है तो वस्तु का एक समान त्वरण कहलाता है। चलिए अब अगला देखते हैं, असमान त्वरण। असमान त्वरण, यदि किसी गतिमान वस्तु में समान समय में समान वेग परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु का असमान त्वरण कहलाता है। यदि किसी वस्तु में समान समय में समान वेग परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु का असमान त्वरण कहलाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं औसत त्वरण के बारे में। औसत त्वरण, किसी गतिमान वस्तु में हुए कुल वेग
कुल वेग परिवर्तन तथा कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु में हुए कुल वेग परिवर्तन तथा कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। औसत त्वरण बराबर कुल वेग परिवर्तन बटे कुल समय। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं तात्क्षणिक त्वरण पे। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी विशेष समय में निकाला गया त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं मंदन पर। मंदन क्या होता है? ठीक है, रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन क्या होता है? मंदन, जब त्वरण ऋणात्मक हो जाता है, जब त्वरण ऋणात्मक हो जाता है तो उसे मंदन कहते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। तो यदि आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में कोई भी टॉपिक में किसी भी प्रकार की परिभाषाओं से दिक्कत है तो बिल्कुल हमको कमेंट करिए। और ये चैप्टर आप लोग के लिए सिर्फ 9th क्लास के लिए नहीं है। आप लोग देखे होंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, अगर 11th वाला बच्चा भी देखेगा हमारा पूरा चैप्टर, अच्छे से हमने क्या क्या बताया, डेफिनेशन कितनी अच्छी बताई, ये सब पूरा देखेंगे, आपको कहीं पर और नहीं मिलेगा। आप लोग बहुत से चैनल देख लीजिए पहले अच्छे से, लेकिन इस तरीके से मैं बता रहा हूँ उतना अच्छे तरीके से शायद कोई और ना बता पाए, या बता दे तो अच्छी बात है, बहुत से लोग हैं बताते हैं, लेकिन हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, लेते हैं 4 पार्ट जो हम पढ़ा चुके हैं। चारों पार्ट में क्या क्या पढ़ाया है थोड़ा सा हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, तो हमको आगे पढ़ने में आराम रहेगा। हम लोग गति पढ़ चुके हैं, चाल पढ़ चुके हैं, विस्थापन पढ़ चुके हैं, दूरी पढ़ चुके हैं, वेग पढ़ चुके हैं, त्वरण पढ़ चुके हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोग आपके सामने यहाँ बात करेंगे, एक समान गति और असमान गति की। तो हम लोग एक समान गति असमान गति आप लोग को बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग ग्राफी निरूपण पढ़ाने जा रहे हैं तो फिर से आपको एक बार बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग ग्राफी निरूपण जब देखे थे एक समान गति और असमान गति का, तो क्योंकि हम लोग इस समय सबसे पहले एसटी ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। एसटी ग्राफ या हम लोग कह सकते हैं दूरी समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ। तो सबसे पहला हम लोग का आ जाएगा एक समान गति। ठीक है, तो एक समान गति का ग्राफ हम लोग देखेंगे, तो वहां पर आप लोग देख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग फिर से बात करते हैं एक समान गति का ग्राफ। तो मैं किनारे हो जाता हूँ और आप लोग यहाँ पर ग्राफ देखते जाएंगे और समझते जाएंगे कि ये कैसे बन रहा है। हम आप लोग को बताएं कि ये ग्राफ बना कैसे है, तो आप लोग को सीधा सीधा हम लोग बताएंगे कि हम लोग क्या कर रहे थे कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर चले, दूसरे 1 घंटे में फिर 1 किलोमीटर चले, तीसरे 1 घंटे में फिर 1 किलोमीटर चले। तो हमारा जो ग्राफ बना वो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक समान गति का ग्राफ कैसे बनता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं असमान गति का ग्राफ पे। असमान गति का ग्राफ 2 प्रकार से बन सकता है, या तो गति तेज होगी या तो गति धीरे होगी। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं जिसकी गति तेज है। आप लोग को दिख रहा होगा कि ये ग्राफ जो है चढ़ता चला जा रहा है। तो हम कह सकते हैं जो फिसल पट्टी होती है, फिसल पट्टी मतलब जो बचपन में हम लोग झूला झूलते थे वही की बात कर रहे हैं। फिसल पट्टी में झूलने पर हमको लगता है कि हम बहुत तेज आ रहे हैं, तो उसकी स्पीड हमारी तेज होगी। और दूसरा ग्राफ देखें तो ये आप लोग के सामने जो दूसरा ग्राफ आ रहा है ये स्पीड कम होने का आ रहा है। जैसे पहले स्पीड अधिक थी और उसकी लगातार स्पीड घट रही है, तो हम लोग का ये दूसरा ग्राफ हो जाता है कि ये स्पीड घट रही है। और हम लोग समझ जाते हैं कि ये दूसरा ग्राफ है असमान गति का, कि स्पीड घट रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं इस फिसल पट्टी पे बैठूंगा तो धीरे धीरे सरकूंगा। ठीक है, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये हमारा स्पीड में
नहीं है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। मैं आप लोग के सामने एक ग्राफ दिखा रहा हूं और आपसे बता रहा हूं कि ये ग्राफ में क्या दिख रहा है। चलिए देखिए, पहला क्या है, आप दिख रहा है कि ये एक सीधी लाइन है। आप लोग को दिख रहा है ये एक सीधी लाइन है। इसका मतलब क्या है कि हमारा दूरिया विस्थापन बदल नहीं रहा है। दूरिया विस्थापन बदल नहीं रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम 1 मिनट में देखें तो हमारी वही दूरी थी, दूसरे मिनट में देखें तो ही वो दूरी थी, फिर उसके बाद देखें तो भी वही दूरी थी। अच्छा, जब हम लोग एक वस्तु स्थिर है, विराम में है, तभी तो हम उसको बार बार देखेंगे तो वो विराम में रहेगी। तो मतलब आप लोग कह सकते हैं, जब इस तरह सीधी लाइन आपको दिखे तो आप लोग सीधा सीधा कह देंगे कि ये विरामावस्था का ग्राफ है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये विरामावस्था का ग्राफ है। चलिए आप लोग के सामने एक ग्राफ लेके आ रहे हैं। आप इसको देख के बताइए कि ये ग्राफ किस प्रकार का है, ये विरामावस्था का है, किस प्रकार का, आपको क्या क्या लग रहा है। तो आप लोग के सामने ग्राफ आ रहा होगा, तो एक सेकेंड आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग को क्या लग रहा है। अभी तक मैंने जो बताया उसी के अकॉर्डिंग है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये ग्राफ में पहले एकदम सीधा सीधा है। मतलब सीधा सीधा हम क्या बताए थे अभी, एक समान गति को बताए थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो सीधा हो गया, ठीक है। इस तरह जब बताए थे हम बताए थे एक समान गति। जब इस तरह बताए थे तो क्या बता दिए थे हमने कहा था वो विराम अवस्था है। जैसे हम लोग गाड़ी चला रहे थे, चलाते चलाते कुछ देर बाद हमको भूख लगी और हम लोग रुक गए, तो हम लोग क्या हुआ, विराम अवस्था में हो गए। तो विराम अवस्था में हो गए मतलब हमारा ग्राफ सीधा सीधा चलने लगा। फिर हमने गाड़ी उठाई, फिर चलने लगी, वो भी एक समान वेग से। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये हमारी एक समान गति थी। तो आप लोग इस ग्राफ को देख के समझ गए कि ये किस प्रकार की गतियां हो रही हैं। चलिए एक ग्राफ और दिखाते हैं। आप लोग देखिए और समझिए, क्या ये ग्राफ संभव है। तो इस ग्राफ को देख के आपको क्या लगता है। इस ग्राफ को देख के जैसे हम लोग 1 घंटे में देखे, 1 घंटे में वो मुझे 5 किलोमीटर में भी दिखा, 10 किलोमीटर में भी दिखा, उसी घंटे पे 15 किलोमीटर में भी दिख गया। मतलब वो इंसान है कि भगवान है या जानवर है कि क्या है, कि एक ही घंटे में, मतलब एक ही घंटे में वो 4-5 जगह दिख गया। तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये ग्राफ भी हमारा संभव नहीं है। तो चलिए हम लोग का एसटी ग्राफ यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं वीटी ग्राफ पे, वीटी ग्राफ या वेग समय ग्राफ पे। चलिए हम लोग समझते हैं वेग समय ग्राफ को। तो वेग समय ग्राफ को समझने के लिए हम लोग को वेग और चाल में अंतर पता होना चाहिए। आपको पता ही है वेग और चाल में अंतर क्या होता है। तो चलिए त्वरण भी पता है, तो इस सब की जानकारी आपको है। और अब हम लोग बात करते हैं पहला ग्राफ, एक समान चाल का। इस ग्राफ को देख के क्या लग रहा है कि जब आपने 1 घंटे पर देखा तो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था। फिर दूसरे घंटे में देखा तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था। आपने तीसरे घंटे में देखा तो तीसरे घंटे में भी वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। मतलब उसकी जो चाल में है परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वो समान समय में समान चाल से चल रहा है, तो उसकी चाल क्या होगी, एक समान चाल होगी। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग दूसरा ग्राफ की बात करते हैं। दूसरा ग्राफ आप लोग के सामने आ रहा है। तो इस ग्राफ को देख के आपको क्या लग रहा है, हम बताएं तो आपको क्या लग रहा है। मतलब जिस तरह हमारा समय बढ़ रहा है उसी तरह हमारी चाल भी बढ़ रहा है। मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग में परिवर्तन को ही हम त्वरण कहते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी त्वरित गति है। ठीक है, ये त्वरित गति है क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है।
और वेग में परिवर्तन को ही हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग और ग्राफ पे आते हैं। चलिए आप लोग के सामने नेक्स्ट जो ग्राफ आ रहा है, आप देखिए इसको, बताइए क्या हो रहा है। इस ग्राफ में फिर से आप देख सकते हैं कि ग्राफ ऐसे उठ रहा है, मतलब ये असमान त्वरण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। ये ग्राफ, जो नेक्स्ट ग्राफ है, इसको देख के आप क्या समझते हैं? इस ग्राफ को देख के लग रहा है कि इसकी जो चाल है वो घट रही है, वेग जो है घट रहा है, मतलब मंदन कह सकते हैं। तो आप लोग ग्राफ को देख के समझिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आपके सामने एक और ग्राफ लाते हैं और इसको देख के आप समझिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो आप लोग देख के ये समझ रहे हैं कि पहले वो एक समान त्वरण से चल रहा था, फिर क्या हुआ, उसमें वेग में परिवर्तन हो रहा था पहले। ठीक है, एक समान वेग परिवर्तन हो रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वह अपनी चाल को, अपनी स्पीड को स्थिर कर लिया। जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा पे था तो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा फिक्स कर लिया। फिर क्या हुआ, उसने ब्रेक मारी। ठीक है, ब्रेक मारी तो वो घटने लगी। ठीक है, अभी हम लोग आपको घटने का भी ग्राफ दिखा दिए थे, मंदन का भी ग्राफ दिखा दिया, मतलब इसकी गति क्या है, घट रही है। तो आप इसको देख के बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्या ये ग्राफ संभव है? आप लोग के सामने ये जो लास्ट ग्राफ आ रहा है, इसको देखिए और समझिए क्या ये ग्राफ संभव है। इस ग्राफ को आप लोग देखें तो वह 1 घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। फिर एक ही घंटे में वह 40 किलोमीटर की रफ्तार से भी चल रहा था। एक ही घंटे में, उसी 1 घंटे में वह 50 किलोमीटर की रफ्तार से भी चल रहा था। तो ऐसा संभव नहीं है कि 1 घंटे में उसकी स्पीड ही अलग अलग हो, एक समय में ही उसकी स्पीड अलग अलग हो, ऐसा संभव नहीं है। तो ये हमारा ग्राफ संभव नहीं है। इसी के साथ हमारा वीटी ग्राफ समाप्त हुआ। ये जो हमारा पार्ट 6 वीडियो है, इसमें हम लोग आप लोग को गति का समीकरण ग्राफी विधि से हल करना सिखाएंगे। ग्राफी विधि से गति का प्रथम समीकरण को हल करना सिखाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपने ग्राफ पे आते हैं। तो आप लोग समझिए कि ग्राफ कैसे बनेगा इसका। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ ले लेते हैं, जिसमें हम लोग एक तरफ समय को मान लेंगे और एक तरफ वेग को मान लेंगे, मतलब हम लोग वेग समय ग्राफ ले रहे हैं। अब वेग समय ग्राफ में हम लोग कुछ ना कुछ दूरी से चल रहे हैं, मतलब उसका प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ होगा। हम लोग कुछ आगे से चल रहे हैं, मतलब कुछ उसका प्रारंभिक वेग पहले ही से है। तो प्रारंभिक वेग है और उसका टी समय पश्चात, अगर हम लोग टी समय पश्चात देखें तो उसका वेग जो है हमारा बढ़कर v हो जाता है। तो हमारा परिवर्तन क्या होता है, तो परिवर्तन देखें तो हमारा पहले प्रारंभिक वेग जो था वो u था और अब जो वेग है वो v है। तो मतलब जो परिवर्तन हुआ, हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग बाद वाले वेग में से पहले वाला वेग अगर घटा देते हैं तो हमारा परिवर्तन आ जाता है। तो परिवर्तन हमारा क्या है, v माइनस u। तो आप लोग ग्राफ देख के समझ रहे होंगे कि हमारा परिवर्तन हुआ, मतलब क्या हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ, और वेग में परिवर्तन ही तो हम लोग का त्वरण कहलाता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। ये जो ग्राफ की ढाल है ये हम लोग का त्वरण दिखा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं ये जो ढाल है त्वरण दिखा रहा है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जब हमने एक समान त्वरण के बारे में बताया था या त्वरित गति के बारे में बताया था, तो बहुत अच्छे से बताया था कि हम लोग का ग्राफ कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग से चल रहे हैं और वेग में परिवर्तन हुआ तो हम लोग का त्वरण उत्पन्न हो गया। तो आप लोग समझ सकते हैं, ग्राफ को देख के आप लोग समझ गए हैं। चलिए इसका नामकरण कर देते हैं।
तो नामकरण आप लोग देख रहे होंगे कैसे हम लोग A B C D E माने हैं और O इसको ओरिजिन को O मान लिए हैं। तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग इस ग्राफ का समीकरण को ग्राफ समझ चुके हैं, तो अब ग्राफ का समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे गति का प्रथम समीकरण। तो आप लोग को पता है कि हम लोग गति का प्रथम समीकरण ग्राफी विधि से हल कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या क्या माने हैं इसमें। इस ग्राफ को देख के आपको क्या क्या लग रहा है आप लोग समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो ग्राफ देख रहे हैं, तो माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। आप लोग ग्राफ में देख रहे हैं इसका प्रारंभिक वेग u है और इसके बाद तथा t समय पश्चात इसका अंतिम वेग v हो जाता है। इसका अंतिम वेग v हो जाता है। t समय पश्चात इसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें जो ग्राफ है हम लोग का परिवर्तन दिखाएगा और वो भी वेग में परिवर्तन। तो हमारा ये जो ग्राफ है हम लोग का त्वरण है। तो हम लोग को क्या निकालना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, त्वरण अब नीचे से लिखिए, ठीक है। इसके बाद नीचे से लिखिए त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि त्वरण को हम लोग a से प्रदर्शित करते हैं, तो हम लोग a लिख देंगे और बराबर इसके बाद वेग परिवर्तन दिखाएं। तो वेग में परिवर्तन हुआ कैसे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और जो परिवर्तन है उसको बटे में समय कर देंगे, क्योंकि वेग परिवर्तन बटे समय हम लोग का त्वरण की फॉर्मूला होता है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग में जो परिवर्तन हुआ, जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग हम लोग देखें तो हम लोग का जो ग्राफ है उसमें हम लोग अंतिम वेग को हम लोग OB प्रदर्शित कर रहे हैं, माइनस प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग को हम लोग OA से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हम लोग लिख देंगे OB माइनस OA। तो चलिए हम लोग जो समय है, समय को हम लोग OE लिख रहे हैं। तो हमारा समय क्या हो गया, OE हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद जो हमारा OB है वो हमारा V है और जो OA है वो हमारा क्या है, U है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर V माइनस U क्यों लिखे हैं। चलिए बटे में हम लोग समय को T से प्रदर्शित किए हैं तो T लिख देते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, जो नीचे T दिया है उसको पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाइए, दूसरी तरफ A में इंटू करिए। तो AT बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस U। अब क्या करिए कि जो व्यू है, जो हमारा U है उसको पक्षांतर कर दीजिए। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा V बराबर, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर U प्लस AT। V बराबर U प्लस AT। यही हमारा गति का प्रथम समीकरण है। उम्मीद है आप लोग को ये गति का प्रथम समीकरण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अभी आपने गति का दूसरा समीकरण की वीडियो खोल ली है तो आप इसको देखना शुरू करिए। आगे आप लोग को मैं सब बता दूंगा कि कैसे आप लोग का फर्स्ट समीकरण से जो प्रयोग होना है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने ग्राफ पर। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ हमने कैसे समझाया था, हमने गति के प्रथम समीकरण से ग्राफ समझाया हुआ है और उसमें समझाया कैसे था, यदि कोई वस्तु u वेग से चल रही है और t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है, ठीक है, u था v हो गया, तो उसमें वेग में परिवर्तन क्या आया, वेग में परिवर्तन आया v माइनस u। इसी से हम लोग त्वरण ज्ञात कर लेते थे। लेकिन हमको गति का दूसरा समीकरण ज्ञात करना है। गति के दूसरे समीकरण के लिए
हमको क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। अब क्षेत्रफल की क्यों आवश्यकता होती है? जैसे आप लोग एक तरफ माने क्या माने, वेग, ठीक है, और दूसरे तरफ क्या माने, नीचे क्या माने थे, समय। अगर हम इसके मात्रकों को गुणा करें, क्या होता है मात्रक, मीटर प्रति सेकंड, और इधर होता है सेकंड। अगर मैं गुणा कर दूं तो सेकंड से सेकंड कट आएगा, तो हमारा क्या आएगा, मात्रक मीटर आएगा, और मीटर ही हमारा विस्थापन होता है। तो यदि हमको इसका विस्थापन निकालना है तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये जो हमारा ढाल आया हुआ है, उसका ढाल का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, विस्थापन निकाल लेंगे। अगर विस्थापन निकालने में ही हमको गति का दूसरा समीकरण मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पहले समीकरण पे। पहला समीकरण हमारा क्या था, v बराबर u प्लस ए टी। ये हमको क्या दिखा रहा था, ये वेग और समय में संबंध दिखा रहा था। वेग समय समीकरण भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। वेग समय समीकरण अगर बोला जाए तो गति का प्रथम समीकरण होगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरे समीकरण में आते हैं। दूसरा समीकरण के लिए हमको क्या करना है, ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो आपको चित्र तो समझ में आ गया होगा, ग्राफ तो समझ में आ गया होगा। तो ग्राफ में दो चीजें बन रही हैं, एक आयत बन रहा है, देख रहे होंगे आप लोग, एक आयत बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गति का दूसरा समीकरण, ठीक है। पहले हेडिंग डालेंगे गति का दूसरा समीकरण, फिर इसके नीचे लिखेंगे ग्राफ का क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे ग्राफ का क्षेत्रफल बराबर हमारा ग्राफ क्या है, आयत ओ ए डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब इसके नीचे से अगर लिखेंगे ग्राफ के क्षेत्रफल की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ग्राफ के क्षेत्रफल की जगह हम विस्थापन लिख देंगे। और हम लोग का क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल, आयत ओ ए डी ई का क्षेत्रफल। अब ओ ए डी के क्षेत्रफल की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई क्या हो जाएगी, हम लोग क्या लिख देंगे, ओ ए गुणे ओ ई, ठीक है। इसके बाद प्लस हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब 1/2, अब आधार क्या होगा इसका, आधार होगा जैसा कि आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं, आधार होगा OD इंटू DC, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, विस्थापन को हम लोग लिखते हैं S से, ठीक है। अब O A की वैल्यू क्या है, O A की वैल्यू U है, और O E की वैल्यू क्या है, T है, ठीक है। तो हम लोग UT लिख देंगे प्लस हाफ मतलब 1/2, ठीक है, 1/2 लिख देंगे, ठीक है। हम लोग इसको हाफ भी पढ़ सकते हैं, 1/2 प्लस। अब देखिए आप लोग देखेंगे कि हम लोग का जो OE है वो बराबर है OD के। आपका जो DC है वो किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। तो हम इसको नीचे से क्या लिख देंगे, सबकी वैल्यू लिख देंगे। विस्थापन को हम लोग किससे लिखते हैं, S से लिखते हैं। S बराबर क्या हो जाएगा, UT, हमारा क्या कहते हैं, UT हो जाएगा। OA का मान क्या है, U है, और OE का मान T है, प्लस 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। अगर हम AD की वैल्यू रखें तो AD की वैल्यू T होती है। अगर हम लोग DC की वैल्यू रखें तो DC की वैल्यू हमने क्या निकाली, V माइनस U, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग अंतर निकालेंगे यहाँ वाला, तो हमारा यहाँ वाला अंतर इसके बराबर हो जाएगा। तो लिख दीजिए कि हमारा ये अंतर ये इसके बराबर है। तो हम लोग यहाँ से U माइनस V लिख दिए, और यहाँ पर हम लोग ये इसके नीचे वाला ये बराबर है, तो यहाँ से हम लोग T लिख दिए, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि मैंने ग्राफ में पिछले वाले अच्छे से बताया था। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, S बराबर UT प्लस हाफ, ठीक है। अब हाफ T, ठीक है, T। अगर मैं गति के पहले समीकरण को देखूं तो हमारा क्या होता है, V बराबर U प्लस AT। अगर मैं U को उधर भेज दूं तो क्या आएगा, V माइनस U
बराबर 80। तो अब हम लोग v माइनस यू की जगह 80 लिख देंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम इंटू करेंगे तो s बराबर यू टी प्लस हाफ टी इंटू 80। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यही हमारा गति का दूसरा समीकरण है, यही हमारा गति का दूसरा समीकरण है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। लेकिन ये हमारा जो गति का दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हमको क्या दर्शा रहा है, ये हमको दर्शा रहा है विस्थापन और समय में संबंध दिखा रहा है। तो आप लोग बता सकते हैं कि ये गति का दूसरा समीकरण है। तो आज हम लोग बहुत अच्छी चीज सीखने वाले हैं। क्या गति का तीसरा समीकरण, आप लोग ने हमसे गति का पहला समीकरण और दूसरा समीकरण पढ़ चुका है। पहला समीकरण गति का क्या है, गति का प्रथम समीकरण क्या है भैया, गति का प्रथम समीकरण ए v बराबर क्या है भैया, क्या है, v बराबर u प्लस 80। गति का पहला समीकरण आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, v बराबर u प्लस 80। द्वितीय समीकरण क्या पढ़े भैया, द्वितीय समीकरण पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं भैया, s बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। आप लोग को बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि गति का पहला समीकरण और गति का दूसरा समीकरण क्या होता है। हम लोग का v बराबर u प्लस 80 गति का पहला समीकरण और s बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर गति का दूसरा समीकरण है। अब हम लोग पढ़ेंगे गति का तीसरा समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को जब पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि गति का पहला समीकरण का ग्राफ कैसा होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। ग्राफ में क्या था, हम लोग क्या कर रहे थे, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। तो हम क्या कर रहे थे, हम लोग पहले u वेग से चल रहे थे भैया, हम यहाँ पर u वेग से पहुँच गए। तो t समय पश्चात हमने देखा तो यहाँ से हम लोग यहाँ पहुँच गए, मतलब उसमें वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। पहले क्या था, u था, अब क्या हो गया, v हो गया, ठीक है। प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं और अंतिम वेग को v से लिखते हैं। और कितने समय में होगा, t समय पश्चात हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं ये t है तो ये भी हमारा t है। तो ये इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको कहते थे यह हमारा त्वरण हुआ, क्योंकि ये हम कौन सा ग्राफ लिए हैं, वेग समय ग्राफ लिए हैं। आप लोग को ग्राफ बहुत अच्छे से समझाए हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे गति का तीसरा समीकरण। क्या, गति का तीसरा समीकरण, ठीक है, तीसरा समीकरण, ठीक है। गति का तीसरा समीकरण मतलब तृतीय समीकरण, ठीक है। तो गति का तीसरा समीकरण कैसे देखेंगे, हम लोग का क्या होता है, हम लोग का जैसे हम लोग पढ़े हैं वैसे ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या किए थे, दूसरा वाला सब समीकरण निकाले थे हम लोग, इसका क्षेत्रफल निकाले थे भाई। तो अब क्या कर रहे हैं, हम लोग फिर से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। कौन से फॉर्मूले का, हम लोग कहेंगे कि ग्राफ का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या करेंगे, ग्राफ का क्षेत्रफल, ठीक है। ग्राफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या, समलंब चतुर्भुज, क्या, चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग जानते हैं जो ग्राफ का क्षेत्रफल होता है, जो हम लोग इसको O A B C
डी और ई कह रहे हैं। इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका, ओ ए सी ई का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम लोग इसका क्षेत्रफल से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। पता है कि हम लोग जब ग्राफ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम लोग का विस्थापन मिलता है, क्योंकि आप लोग को बता चुके हैं कि अगर हम लोग इसका और इसका गुणा करेंगे, इसका मात्रक से इसके मात्रक से गुणा करेंगे, क्या मीटर प्रति सेकंड, किसका, मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक सेकंड का आपस में गुणा करेंगे तो ये जो बनेगा मीटर बनेगा। और मीटर हमारा क्या होता है, वो विस्थापन या दूरी होती है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से हमको S मिल गया। ठीक है, अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? समलंब चतुर्भुज का होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। क्या, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, समांतर, ठीक है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे S बराबर, ठीक है, 1/2। अब समांतर भुजाएं क्या हैं? अब समांतर भुजाएं देखें, ये हम लोग की एक समलंब चतुर्भुज है। यहाँ से ये देखिए, ये और ये ऐसे करके एक समलंब चतुर्भुज है। इसके बाद हम लोग क्या किए, समांतर भुजाओं का ये देखिए, ये समांतर भुजाएं हैं। मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, समांतर भुजाएं कौन सी हैं? हम लोग की ओ ए प्लस उसके बाद ई सी, क्या, सी ई या ई सी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी गुणे इनके बीच की दूरी क्या है भैया? हम लोग कह सकते हैं ए डी है, या हम लोग ओ ई लिख देते हैं, डायरेक्ट ओ ई लिख देते हैं। कहाँ से लिखे भैया? हम लोग को पता है कि हम लोग का ए डी बराबर है ओ ई के, ये हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग ये लिखे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, S बराबर 1/2। अब भैया यहाँ पर ओ ए क्या है, देखिए ओ ए हमारा U है, प्लस सी ई क्या है, सॉरी यहाँ पर कुछ गलत लिखा है, यहाँ पर देखिए ओ बी दिखना चाहिए। अच्छा, सी ई, ये चलिए ठीक है, हमारा जो सी ई है, ठीक है, यहाँ पर देखिए सी ई और ए ओ सी ओ बी बराबर है, ओ बी बराबर है ना भाई, ये बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग V लिख सकते हैं इंटू ओ ई बोले या ए डी बोले, ये हमारा क्या है, ये हमारा T है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, गति के पहले समीकरण से क्या कर रहे हैं, T को गायब कर दे रहे हैं। तो T को हम लोग गायब कर देते हैं, तो ऊपर मिटा देते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, अब लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गति के तीसरे समीकरण से कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ देखिए हम लोग T को गति के पहले समीकरण से गायब कर रहे हैं। हम लोग का गति का पहला समीकरण होता क्या है, गति का पहला समीकरण V बराबर U प्लस AT होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, कहेंगे AT बराबर V माइनस U। अब A को नीचे भेजेंगे तो T बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग का V माइनस U अपॉन A हो जाएगा। अब इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करते हैं और यहाँ पर T की जगह हम लोग ये रख देते हैं। तो हम लोग क्या कर देते हैं, V माइनस U अपॉन A कर देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 1/2। अब क्या करें,
अब हम लोग कुछ नहीं करते, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। हम लोग लिख दिए v प्लस u लिख दिए, हम लोग प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन ए। अब भैया यहाँ ऊपर ऊपर का गुणा होगा तो आपको a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है भैया, तो हम लोग क्या करेंगे s बराबर 1/2 v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, सॉरी माइनस होगा यहाँ, ठीक है फॉर्मूले में माइनस होता है, और यहाँ पर अपॉन डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख दो 2a, 2 इंटू ए 2a। अब इसको ऊपर इंटू करो तो क्या होगा, हम लोग का होगा 2as बराबर v स्क्वायर प्लस सॉरी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम लोग एक लाइन और मिटा देते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर प्रच्छांतर कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे v स्क्वायर, इसको अकेला छोड़ दिए ना तो v स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये यहाँ आ गया u स्क्वायर प्लस 2as, यही हमारा गति का तीसरा समीकरण होता है। क्या आया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जब भी हमको समय ना दिया होगा तब हम इस समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, जब भी हमारा समीकरण नहीं दिया होगा तो इस समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, जब भी हमारा समय नहीं दिया होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर समय का यूज नहीं कर रहे हैं। जब हमारा विस्थापन हो, त्वरण हो, वेग हो तो ऐसा करके यूज कर सकते हैं। 3 चीज़ दी रहेगी और उसमें एक चीज़ नहीं दी रहेगी, उससे हमको निकालना होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को ये तरीका समझ में आया होगा। अब हम लोग इसी चीज़ का प्रयोग समझ चुके हैं, जिसको नोट करना हो अच्छे से नोट करिए, और मैं आता हूँ दूसरे तरीके पर। अब हम इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, इसके बाद हम लोग सीखेंगे ग्राफी विधि से के बाद गणितीय विधि से हम लोग गति का समीकरण कैसे ज्ञात करें। गणितीय विधि से अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, नोट करिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग नोट कर चुके होंगे, मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे गणितीय विधि से कैसे निकाल सकते हैं। अभी हमने गति के पहले समीकरण से ये निकाला ना, अब इसका मान गति के दूसरे समीकरण में रख दें। दूसरा समीकरण क्या होता भाई हमारा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है गति का दूसरा समीकरण। तो हम लोग क्या करेंगे, s बराबर u इंटू t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन a प्लस 1/2 a, t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, s बराबर u, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर अलग अलग दे देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायर अलग अलग दे देते हैं। तो क्या होगा, ये और एक कट आएगा। इसके बाद क्या होगा, इसको अंदर गुणा कर दीजिए। हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, क्या सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 2ab, ठीक है 2ab। तो यहाँ पर क्या करेंगे, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है। यहाँ पर ये लिखेंगे। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया, यहाँ पर देखिए यहाँ a से a कट गया तो यहाँ पर a बच जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 2a हमारा एलसीएम हो गया। तो देखिए बचा क्या, अब हम लोग इसका 2 का इंटू करेंगे, क्योंकि आपको पता है एलसीएम लेने पे जो a हमारा सेम है वो a आ गया, लेकिन 2 हमारा बच गया।
तो 2 से जब डिवाइड करते तो 2 से हमारा इंटू होगा, तो 2uv माइनस 2u² प्लस, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा v² प्लस u² माइनस 2uv। यहाँ पर हम लोग कोई चेंज नहीं की हैं। अब देखिए यहाँ से सेम चीज़ है, कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, s बराबर, अब देखिए ये दोनों, ये और ये हम लोग का घट रहा है तो घट जाएगा, तो क्या आएगा v² माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा u², ठीक है। 2u² है, एक u² घट गया तो 2u² में से एक u² घट गया तो माइनस का u², क्योंकि बड़े का चिन्ह लगता है, और यहाँ पर 2a। अब इसको क्या करिए, ऊपर भेज दीजिए। क्या करें, हम इसको ऊपर भेज दिए तो क्या आया, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हुआ s बराबर, तो इसको ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2a, ठीक है, 2as बराबर v² माइनस u², ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो हम लोग लिखेंगे v² अकेला कर दिया, इसको इधर ले आया तो हम लोग लिखेंगे u² प्लस 2as, क्या 2as, यही हमारा गति का तीसरा समीकरण है। उम्मीद करते हैं आप लोग को पूरी एक्सरसाइज का सब कुछ समझ में आया होगा, और हम लोग का गति का पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा का समीकरण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तीसरा समीकरण हम लोग 3 तरीके से कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 9th क्लास जब पढ़ रहे थे तो हमने स्टार्टिंग की थी चाल, दूरी, विस्थापन और समय से, पूरा आप लोग को अच्छे से बताते हुए पूरे चैप्टर का लगभग हम अंत कर चुके हैं और पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक हम लोग के पास बच रहा था, एक समान वृत्तीय गति, क्योंकि हमने गति का पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण और ग्राफीय निरूपण प्लस चाल, दूरी, विस्थापन बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो हम चाहते हैं कि एक लास्ट टॉपिक क्यों छूटा रह जाए, उसको भी अच्छा से पढ़ के और हम लोग कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल लगा के सीख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस किस प्रकार का बनता है और हम लोग किस किस प्रकार से क्वेश्चन ले सकते हैं। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है, हम लोग का टॉपिक क्या है, एक समान वृत्तीय गति, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति। तो ये आज का टॉपिक है। तो इसकी परिभाषा जैसे कि आप लोग को दिख रही होगी, यदि कोई वस्तु एक समान गति से, यदि कोई वस्तु एक समान गति से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो ऐसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो ऐसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे हम लोग का एक वृत्त है, अगर मैं इस पे स्पर्शरेखा निकालूं तो हर जगह ये समान आएगी। हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसकी चाल की बात करूं, जो हमारी एक समान वृत्तीय गति की चाल जो है नहीं बदलती, क्योंकि एक समान वृत्तीय गति हो रही है तो यहाँ पर इसके वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में अगर परिवर्तन होता है तो इसमें त्वरण पाया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक समान वृत्तीय गति को हम लोग त्वरित गति भी कह सकते हैं, कि इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इसमें चाल में तो बदलाव नहीं होता लेकिन इसके वेग में बदलाव हो जाता है, तो जिसके कारण इसमें त्वरण आ जाता है। तो एक समान वृत्तीय गति में सिर्फ एक परिभाषा आपको याद रखनी है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से गति करता है या एक समान गति से विचरण करता है तो ऐसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। उम्मीद है आप लोग को एक समान वृत्तीय गति समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन हम लोग का
जो बनता है गति के पहले समीकरण, दूसरे समीकरण, चाल, दूरी, विस्थापन, जिस प्रकार से भी हम लोग पूरा देखते हैं और एक एक समझते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है। तो एक एक क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोग का बन रहा है कि हम लोग की जो चाल है मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा में दोनों निकालनी है। प्लस हम लोग का कह रहा है हम लोग जो चाल है हम लोग 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करते हैं। तो हम लोग क्या कह रहे हैं 40 किलोमीटर की दूरी, मतलब हम लोग की दूरी क्या है, दूरी बराबर 40 किलोमीटर है। ठीक है, 40 किलोमीटर है या हम लोग 40 किलोमीटर की दूरी है और उसको कितने घंटे में, इसको 5 घंटे में पार करता है। मतलब समय क्या दिया हुआ है, समय हम लोग का 5 घंटे या हावर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको निकालनी क्या है, चाल निकालनी है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब समय देखिए हम लोग का दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है, तो चाल क्या होती है, दूरी क्या होती है, हम लोग की 40 दी है और ये क्या है समय हम लोग का 5 दिया है। तो हम लोग काट देंगे तो क्या आएगा, 5 अट्ठे 5 का पहाड़ा पढ़िए तो 5 अट्ठे 40 या 8 पंच 40। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 5 धाम 50, 8। अब देखिए यहाँ पर किलोमीटर था, यहाँ पर सेकंड था, तो यहाँ पर किलोमीटर, सॉरी यहाँ पर घंटा था, तो किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो ये क्या आ गई, चाल हमारी आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हमको यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा आई है, किलोमीटर प्रति घंटा आई है। अब हमको बतानी किस में थी, दोनों में बतानी थी, तो ये तो आ गई। अब इसको क्या करिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। अब मीटर प्रति सेकंड में मैंने आप लोग को सीधा सा ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी, हम लोग का बड़ा मात्रक है तो हमने क्या किया, छोटे मात्रक में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या कर दिए, हमने 5/18 से गुणा कर दिए। क्या कर दिए, 5/18 से गुणा कर दिए। तो 8 मन या 2 से काट दीजिए, 9 और सॉरी 4 और 9, 8 चौक 20, 9, ये क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड, 20/9 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या आ गया, हम लोग का किलोमीटर प्रति घंटा में था तो हमारा कन्वर्ट हो गया मीटर प्रति सेकंड में। हमें कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा किया। क्यों, क्योंकि किलो का 1000 लेंगे और घंटे का 3600 लेंगे तो हमारा पूरा कट आएगा और जो बचेगा वो यही रहेगा। उम्मीद है आप लोग को याद आया होगा कि मैंने जब पढ़ाया था कि किस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। इसको दशमलव में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी इसको नोट कर लीजिए। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है हम लोग का औसत चाल पे बन रहा है। हमने का क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले 1 घंटे में, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पढ़ सकते हैं। पहले 1 घंटे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले 1 घंटे में हम लोग 20 किलोमीटर चल रहे हैं। अगले 1 घंटे में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 40 किलोमीटर चल रहे हैं। अगले तीसरे घंटे में जो चल रहे हैं वो 30 किलोमीटर चल रहे हैं। तो कुल मिला के इनकी औसत चाल बताइए। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर औसत चाल, ठीक है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिए कुल दूरी हमारी कितनी गई, पहले हम लोग की 20 किलोमीटर गई, फिर कितने किलोमीटर 40 गई,
फिर 30 गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद हम लोग क्या करें, 3 घंटे में कुल मिला के चेक कर रहे हैं ना, तो कुल दूरी क्या हो गई, कुल समय क्या हो गया, ये हो गया। अब क्या हुआ, सबको जोड़ दो, तो जोड़ने पर क्या हुआ, ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा। 4 3 7 2 9, ठीक है, हो गया 90 हो गया। 3 इधर इसको काट दिए, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये 3 त्रिकाई 9 30। अब देखिए जो हम लोग क्या कहा था, हम लोग क्वेश्चन जो कह रहे हैं, क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, हम लोग का जो क्वेश्चन कह रहा है ये तीनों किलोमीटर में दिया था और ये वाला जो था घंटे में दिया था। तो हम लोग का क्या हुआ, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो औसत चाल हमारी क्या मिली, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल क्या मिली, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को क्या चाल के भी फॉर्मूले से आ गया क्वेश्चन निकालना, और उसके बाद औसत चाल के भी क्वेश्चन निकालने आ गए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसको नोट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जो नया क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन ये बन रहा है कि किसी वस्तु के वेग में, कोई गाड़ी वाला है, ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। कोई गाड़ी वाला है, उसकी वेग में क्या होता है, परिवर्तन हो रहा है। पहले वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था और अगले 5 सेकंड में क्या किया, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगा। तो उसके वेग में परिवर्तन क्या आया, जो परिवर्तन आने पर, जैसे वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन आने से कितना त्वरण उत्पन्न हुआ, तो हमको त्वरण बताना है। तो हमको क्या दिया है, प्रारंभिक वेग। सबसे पहले हम लोग निकालते क्या है, दिया है। तो दिया क्या है हम लोग का, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं। u बराबर होता है प्रारंभिक वेग। तो हम लोग का प्रारंभिक वेग कितना था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा था। उसके बाद हमने v मतलब वेग में परिवर्तन करके हमने क्या कर दिया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। लेकिन हमने समय कितना लगाया, हमने समय कितना लगाया, मतलब t कितना लगाया, हमने 5 सेकंड में ये एब्जॉर्ब किया कि 40 से 60 हो गया, ठीक है। तो ये सेकंड में हुआ, ठीक है, तो 5 सेकंड में हुआ। तो अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले जो हमको त्वरण निकालना है, तो हम लोग को त्वरण जानते हैं कि ये गति के पहले समीकरण से, या हम लोग त्वरण की परिभाषा जिस तरह दिए थे वहां से भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं सबसे पहले हम लोग का मात्रक सेम नहीं है, तो मात्रकों को सेम करिए। तो मात्रकों को सेम करने के लिए हम लोग को यहाँ पर आप लोग चाहे इसको सेकंड को घंटे में बदल दीजिए, या आप ये करिए, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड को, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दे, जैसे आपको लोग की मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर देते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। इसको क्या करते थे, 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो आएगा क्या, यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग इसको काटेंगे तो 2 से काट दीजिए, 9 हो जाएगा और इधर 20 हो जाएगा, ठीक है। इधर 20 पंचे 100 कर दिए और 9 कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर देखिए काट दीजिए, तो 6 से कट रहा है 10 बार में, और 6 त्रिक 18, और यहाँ पर क्या कर दिए, गुणा करेंगे तो 50/5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब ये जो आया, तो हम लोग का a बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, मतलब v माइनस u अपॉन t। अब देखिए v माइनस u मतलब हमारा क्या हो गया कि 100 बटे क्या हुआ, सॉरी 50/3 माइनस यहाँ पर 100/9 बटे यहाँ पर समय 5 सेकंड, ठीक है। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि 9 हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है, 9 एलसीएम हो गया। इसको गुणा कर दीजिए तो 150 हो जाएगा और माइनस 100, ठीक है, इधर 5। फिर इसके बाद घटा देंगे तो क्या आएगा, 50 आ जाएगा,
और ये क्या हो गया 9 पचे 45। इसको हम लोग डिवाइड करके दशमलव में भी लिख सकते हैं, तो आप लोग की मर्जी, आप लोग लिखिए या नहीं लिखिए। हम लोग का दशमलव में है कि इसका मात्रक क्या होता है 50/45 लिख दीजिए, या दशमलव में आपकी मर्जी हो, आप डिवाइड करके आराम से लिखिएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हमारा त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि एक बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, एक बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 2 मिनट पश्चात उसका जो त्वरण है 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो उसकी चाल और क्या दिखानी है दूरी दिखानी है। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया है, सबसे पहले दिया क्या है, हम लोग को दिया है वस्तु क्या है विरामावस्था में चल रही है, मतलब u हम लोग का 0 है। अब v मतलब उसका वेग क्या है, वेग हमको निकालना है। वेग बोले तो चाल समझ लीजिएगा कि वेग और चाल में सिर्फ दिशा का अंतर होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो a हमको दिया है 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, और हम लोग का समय क्या दिया है 2 मिनट दिया हुआ है। क्या दिया है मिनट। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए, हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से इंटू कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 120 सेकंड आ जाएगा। तो हम लोग को गति का पहला समीकरण क्या पता है, गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, प्रथम समीकरण कहता है कि हम लोग का क्या होता है v बराबर u प्लस AT। ठीक है, अब v बराबर u प्लस AT होता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं इसमें सारी वैल्यू रख देते हैं। प्रारंभिक वेग हम लोग का u है, त्वरण हम लोग का क्या है, हम लोग का त्वरण क्या है बताइए, त्वरण हम लोग का 0.1 है, इनटू हम लोग का समय क्या है, हम लोग का 120 सेकंड है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड रखे हैं, तो यहाँ भी सेकंड में रखेंगे, तो इसलिए हम लोग रखे हैं। इसको जैसे ही गुणा करेंगे वैसे ही 12 हो जाएगा, तो 12 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि इसका सेकंड और इसका सेकंड एक बार कट जाएगा, तो क्या आएगा मीटर प्रति सेकंड आएगा। और यही हम लोग की चाल हो गई। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर बस की चाल क्या है 12 मीटर प्रति सेकंड है। अब दूरी की बात करें तो आप लोग दूरी चाहे गति के दूसरे समीकरण से निकाल लीजिए, क्योंकि s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और चाहे हम लोग v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as दोनों से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको s मतलब विस्थापन, और विस्थापन में और दूरी में सिर्फ दिशा का अंतर, तो यहाँ पर s निकालना है। तो हम लोग u पता है 0 है, तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। हाफ a क्या है, a हमारा 0.1 है और t क्या है 120 है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, सीधा सीधा हम लोग का क्या आएगा 6, क्या कहते हैं 6 मीटर आ जाएगा। यहाँ से निकालिए v स्क्वायर, मतलब हम लोग का v स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर u स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 2as मतलब 2 इंटू यहाँ पर as। ठीक है, यहाँ पर देखिए t का स्क्वायर था, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिए, यहाँ देखिए t स्क्वायर था, तो थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। तो 120 इंटू 120 लिख दीजिए, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 144 हो जाएगा, 144। और यहाँ पर 2 जीरो की जगह 1 जीरो लिखेंगे, क्योंकि ये दशमलव वाला है, 1 जीरो खा जाएगा 2, और यहाँ से काट देंगे तो क्या आएगा 2 7 और 2 0। ठीक है मीटर। यहाँ देखिए 144 आया, यहाँ देखिए
जो a की वैल्यू है वो 0.1 है और यहाँ पर s की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, s निकालना है। तो इसको क्या करिए, कुछ ना करिए, इसको इनटू कर दीजिए, तो 0.2 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको नीचे भेज दीजिए, s एक तरफ कर दीजिए 1.4, ठीक है, 0. ये तो क्या करिए, इसको काटिए, तो क्या आएगा, 2 से कटेगा तो 7 और 2 दूनी 4 बटे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, s बराबर 720 मीटर, ठीक है, 720 मीटर आ जाएगा। तो आप लोग को क्या निकालनी थी, चाल निकालनी थी और दूरी निकालनी थी, दोनों ही आ गई। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, जैसे ही आप लोग नोट करते हैं तो हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए इसी बात पे हम लोग देखें तो क्वेश्चन हम लोग का क्या बन सकता है, आप लोग समझे कि आप लोग को क्वेश्चन ये बन सकता है कि तीनों समीकरण से हम लोग का क्वेश्चन बन जाए, निकाल लें, और चाल, दूरी, विस्थापन, औसत, वेग निकालने को जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, मैं हर टाइप का करा दिया। इसी के साथ आपको ये बताने की में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग का क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम लोग जल्द ही अपने दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ आप लोग को क्लास 9th के जो भी क्वेश्चन में, जो भी सवाल में प्रॉब्लम हो वो हमसे बता सकते हैं कमेंट के द्वारा, और आपको कोशिश करेंगे कि यदि आप लोग के 10-12 क्वेश्चन हो जाते हैं और आप लोग को क्लास लेने लायक मैं बन जाता हूं कि एक क्लास ली जा सके, तो आप लोग के सारे क्वेश्चन इकट्ठा करके उस क्लास को मैं कर सकता हूं। इसी के साथ अपनी क्लास को ओवर करता हूं और सभी को गुड बाय, बाय बाय।